बहुत बहुत स्वागत आप सभी के एक बार फिर से। चलिए दोस्तों, हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स का। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, यानी दो ध्रुवीयता का अंत हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ाई थी वह था कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। अगर उस चैप्टर को आपने नहीं देखा हुआ है तो हमारे सब्सक्रिप्शन लिंक्स पे जाइए, उसको आप दबाइए और देखिए आपको वो वीडियो आ जाती है। क्योंकि आगे वाला वीडियो पढ़ने से पहले आप जब तक पीछे वाले वीडियो को कवर नहीं कीजिएगा तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने जो वीडियो पढ़ाया हुआ, अगर आप उसको नहीं देखे हुए हैं तो सब्सक्रिप्शन देखिए, आप लिंक नीचे दी गई है, उसको केवल क्लिक करना है, वो वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आप उसको पढ़ते रहिए। हमने वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचा है, हमने वीडियो को शॉर्ट बनाया है ताकि आप कम समय में अच्छे से पढ़ सकें। देखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि आप पढ़ लेते हैं और पढ़ करके वैसे छोड़ देते हैं, आपको याद हो गया, आप ऐसे मानते हैं। लेकिन मेरी अपनी राय है कि पढ़िए। पढ़ने के दौरान जो जो भी बोर्ड में आपको नोट्स मिलता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद उसको उतारिए, उसके बाद से फिर आप उसको वीडियो को सुनिए, देखिए आपको फिर क्या समझ में आता है। ठीक है, मेरी अपनी जहाँ तक सजेशन है, मेरी बार बार सजेशन यही रहेगा कि आप ठीक से पढ़िए, आपका पढ़ाई ठीक से हो और आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन की परिणतियां, यानी सोवियत संघ जब टूटा उसके बाद क्या बदलाव हुए, हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। देखिए, जब सोवियत संघ टूटता 1991 में, यानी दो महाशक्तियां थी और दोनों महाशक्तियां में जब 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है, उसके बाद से एक ही महाशक्ति बचती है और वो कौन? अमेरिका थी। ठीक है, तब जब एक ही महाशक्ति बचती है तो उसका बोलबाला बढ़ गया। तो सोवियत संघ के साथ क्या हुआ और उसके साथ साथ जो देश थे उनका क्या हुआ, तो चलिए इस टॉपिक में हमको इस सारी चीज जानते हैं, इसकी फीचर्स को जानते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, कम तो हम लोग पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, सोवियत संघ के विघटन की क्या क्या परिणतियां, क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए, आमतौर पर हम कहेंगे सोवियत संघ टूटा तो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, गरीबी उत्पन्न हो गई, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गया। ठीक है, संक्रमण काल चलने लगा। यानी हमको देखें तो उस समय की जो स्थितियां थी बड़ा खराब हो गई थी, जटिल हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब हम पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप को जब हम कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं, तब हमको मालूम चल जाता है कि उनके बीच क्या क्या कमियां थी। तो उसी कमियों को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। कहाँ? पूर्वी यूरोप में। तो देखते हैं, हम लोग कह रहा है कि सोवियत संघ का जब विघटन हुई तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। पहले सोवियत संघ था और अमेरिका था, तो सोवियत संघ खत्म हो गया। अब कौन बच गई? अमेरिका बच गया। यानी अमेरिका का अब वर्चस्व हो गया, यानी एक ध्रुवीय शक्ति का उत्पत्ति होता है, केवल अमेरिका सर्वोच्च शक्ति बनकर उभरता है 1991 के बाद से। दूसरा हम ये देखते हैं कि नए देशों का उत्पत्ति होता है, यानी 15 नए देश। यूएसएसआर 1945 के बाद से 15 सदस्य देशों से मिलकर के बना था, और जैसे ही सोवियत संघ टूटता है 1991 में, उसके बाद से 15 स्वतंत्र देश बनते हैं और ये 15 स्वतंत्र देश अपने अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के लगातार वह कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है, तो आप देखिए 15 स्वतंत्र देश थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं अगला फीचर्स में कि आर्थिक बदलाव आई। आर्थिक बदलाव किस प्रकार से आए? तो देखिए, आमतौर पर उसमें जो केंद्रीय जो स्तर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था वो खत्म हो गया। क्योंकि हमने आपको बताया था कि उस समय जितने भी राज्य पर नियंत्रण होता था वह सब कम्युनिस्ट पार्टी को होती थी और वह राज्य स्तर पर उसका बोलबाला था। लेकिन जैसे ही ये विघटन हो जाता है तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो बोलबाला था वो पूरी तरह से केंद्र स्तर पर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं कि बाजार की अर्थव्यवस्था शुरू होती है। तो बाजार की अर्थव्यवस्था शुरू होती है, इसका मतलब वहां पर निजीकरण का उत्पत्ति होती है, वैश्वीकरण शुरू हो जाता है, यानी ग्लोबलाइजेशन शुरू हो जाता है। ये प्राइवेटाइजेशन था और ये न्यूट्रलाइजेशन यानी उदारीकरण की व्यवस्था शुरू हो जाती है। यानी ये तीनों के तीनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये गुण हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बदल गई।
इसके अलावा अगला फीचर्स जो हम देखते हैं, राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो गया। कैसा राजनीतिक परिवर्तन? तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से साम्यवाद का अंत हो गया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो बोलबाला था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद से लोकतंत्र का स्थापना शुरू हो जाता है, लोकतंत्र की बोलबाला बढ़ जाती है, सब लोग लोकतंत्र का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। और उस समय जो समाजवादी साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, पूरी तरह से वो खत्म होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं सैनिक प्रभाव बढ़ जाता है। हमने आपको बताया था 1949 ईस्वी में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का स्थापना होता है, तो उसी तरह से सोवियत संघ के नेतृत्व में 1955 में वर्साई पैक्ट की स्थापना होता है। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद से वर्साई पैक्ट अपने आप में टूट जाता है, तब नाटो बच जाता है और नाटो का प्रभाव पूरे विश्व में फैल जाता है। ठीक है, आप देखो नाटो का प्रभाव का क्या होना, बढ़ जाना। उसके अलावा देखते हैं कि सामाजिक बदलाव, सामाजिक क्या बदलाव हमको देखने के लिए मिलती है। देखिए, आमतौर पर जब सोवियत संघ में जब कम्युनिस्ट की सरकार थी तो उस समय बोलने का आज़ादी पर पाबंदी थी। ठीक है, तो उस समय जब लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था तो ऐसा लग रहा था कि हमको बांध कर रखा गया है, हमको बंदिश बना कर रखा गया है, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, यानी हम सरकार के कामों में अपने योगदान नहीं कर सकते हैं, हमारी सांसें रोक दी गई हो, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र का बोलबाला होता है, उसके बाद से सभी जो देश थे उन सभी को क्या मिल जाती है, एक अभिव्यक्ति का आज़ादी मिल जाती है, उनको फंडामेंटल राइट मिल जाता है। वह खुद से जिस तरह से मन करे उस तरह से सरकार के पक्ष में अपना समर्थन दे सकते थे। और कहीं ना कहीं ये सोवियत संघ के विघटन में एक बहुत बड़ी कारण बनी थी उसके विघटन में। ठीक है, उसके अलावा जातिगत संघर्ष देखने के लिए मिल गया। हर जाति में जो जो देश थे, जो ऊंची नीचे जाति थी, उनमें जातिगत संघर्ष देखने के लिए मिला। तो हमारा ये जो पॉइंट था कि सोवियत संघ की सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या क्या बदलाव हुए, तो ये कुछ अमुक बदलाव हुए थे जिसके कारण सोवियत संघ के टूटने के बाद बहुत सारे देशों में देखने के लिए मिला। ठीक है, और जिसमें रूस सबसे आगे दावेदारी पेश कर रहा था और उसका स्थिति ठीक था। बाकी अन्य जो यूरोपियन कंट्री थे, खासकर जो पूर्वी यूरोप, उनकी स्थिति बड़ा खराब थी और वह संक्रमण काल से गुजर रहे थे। ठीक है, जब संक्रमण काल से गुजर रहे थे तो उसके बाद से क्या कंडीशन आया, इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिणतियां हुई। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं और अगला टॉपिक का जो हमारा नाम है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। सबसे पहले कुछ टॉपिक को जब पढ़ा जाता है ना तो उसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन कौन से शब्द का यूज होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है? आमतौर पर शॉक मतलब क्या होता है, आघात करना, चोट करना, और थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना। इसका मतलब हम यूं कहें कि किसी को हम खूब मारते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, आघात पहुंचाते हैं, उसके बाद तो हम क्या करते हैं, इलाज कराते हैं। ये शॉक थेरेपी का एक मायने हुआ, हमको अपने शब्द में से हुआ। लेकिन जब हम उसको विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहें तो अब ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें क्या लिखा हुआ है। शॉक थेरेपी का मतलब होता है अचानक और तेजी से अर्थव्यवस्था को सुधारना। 1991 में हुआ क्या था कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और जितने भी 15 सदस्य देश थे वह सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन पश्चिमी यूरोप के मुकाबले जो पूर्वी यूरोप के जो सदस्य देश थे उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा कमजोर थी कि वे लड़खड़ाए हुए थे, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई थी, हर मामले में वो पिछड़ रहे थे। और इसी समय काल को संक्रमण काल कहा गया। यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय जो जितने भी 15 स्वतंत्र देश हुए थे वे इतनी अर्थव्यवस्था उनकी कमजोर हो गई थी, उस काल को क्या कहा गया है, संक्रमण काल। क्या कहा गया है, संक्रमण काल। ठीक है, कब हुआ था, सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 ईस्वी के बाद से। ठीक है, और उसके बाद से क्या हुआ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने क्या किया, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, किनकी स्थिति, जो 15 स्वतंत्र देश थे, खास करके पूर्वी यूरोप के जो सदस्य देश थे, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया,
कि उनको पैसा डोनेट करना शुरू कर दिया, आर्थिक मुहैया देना शुरू कर दिया, ताकि जो पहले से बीमार थे, जो पहले से वो सोवियत संघ के मतलब नीतियों का शिकार हुए थे, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था लाचार हो गई थी, उसको मजबूत करना। इसलिए यहाँ पर यह शब्द हुआ है कि अचानक और तेजी से अर्थव्यवस्था को क्या करना, सुधारना। किसकी स्थिति को सुधारना? पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों को, उसके साथ साथ अन्य बहुत सारे सदस्य देश थे जो सोवियत संघ में शामिल थे। ठीक है, अब जब शॉक थेरेपी आया तो उसके बाद से उसका क्या उद्देश्य निकला, अब उसके उद्देश्य को चर्चा करते हैं। ठीक है, तब हम लोग को समझ में आता है कि क्या क्या उसका उद्देश्य देखने के लिए मिलता है। तो पहला, सबसे पहले कम्युनिस्ट या सरकारी नियंत्रण को पूरी तरह से खत्म कर देना। हमने बताया था कि जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तो उससे पहले पूर्वी यूरोप पर किसका कब्जा था? सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी का, पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था। और जैसे ही हुआ सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद से सरकारी नियंत्रण को क्या किया जाता है? खत्म कर दिया जाता है, पूरी तरह से खत्म। दूसरी बात, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। उस समय जितने भी संपत्ति होती थी वह सरकार के नियंत्रण में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद से जैसे ही सोवियत संघ खत्म होता है, उसके बाद से निजीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगता है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाजार की अर्थव्यवस्था शुरू कर दी गई, यानी बाजारू अर्थव्यवस्था ला दी गई। इसका कारण यह था कि जितने भी जो सदस्य देश थे वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाई गई, ताकि सभी देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाया जाए, इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसलिए वर्ल्ड बैंक और क्या बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा सहायता मुहैया कराई जाने लगी। किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। ठीक है, उसके अलावा मुक्त व्यापार की शुरुआत कर दी गई। इसका कारण यह था कि जितने पूर्वी जो यूरोप सदस्य देश थे उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, बहुत खत्म हो गई थी। और ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि ये जो देश हैं ये जाकर के कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं, और इनके लिए सभी द्वार खोल दिए गए कि आप कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हो, कहीं भी अपने सामान को बेच सकते हो। तो मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई गई। उसके अलावा यह देखा गया कि सामूहिक जो संपत्ति होती थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की होती थी, सभी का उसमें दबाव होता था, सभी का अधिकार होता था, उसको हटा करके क्या किया गया? निजी संपत्ति के रूप में बदल दिया गया। USSR में क्या था? सामूहिक संपत्ति का मतलब क्या होता? मेरा जो अधिकार है उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों का अधिकार है, यानी जितने भी वहां के लोग हैं उन सभी का वहां पर अधिकार है। ठीक है, और हमारे यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज कमाया, अपने संपत्ति बनाया, अगर हमने बनाया तो वो मेरे अधिकार में है। लेकिन सोवियत संघ में क्या था? ऐसा नहीं था कि हमने कमाया फिर भी वो मेरा तो है ही, उसमें बहुत सारे समाज के लोगों का भी उसमें अधिकार है। तो इस तरह का अधिकार को पूरी तरह से क्या किया गया? हटा दिया गया और निजी संपत्ति में बदलना शुरू कर दिया गया, यानी निजीकरण शुरू कर दिया गया। अब शॉक थेरेपी के बाद से क्या क्या और कदम उठाए गए थे? ठीक है, इसके बाद हमने देखे कि मूल्य नियंत्रण को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कि जितने मूल्य नियंत्रण होते थे वो सरकार के फेवर में होते, सरकार जो निर्धारित करती थी वही होते थे, ऐसा उसको हटा दिया गया पूरी तरह से। सरकारी जो कंपनी तो होती थी उसका निजीकरण कर दिया गया, क्योंकि ये सरकारी कंपनी किसके आदेश पर काम करती थी? कम्युनिस्ट पार्टी का, और कम्युनिस्ट पार्टी खुद एक सरकार के रूप में काम करती थी। ठीक है, इसलिए सरकारी कंपनी जो थे उसको निजीकरण कर दिया गया, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। इसके अलावा मुक्त व्यापार का प्रचलन किया गया कि सब कोई बेरोक टोक अपना व्यापार कर सकेगा, कहीं भी कर सकेगा, कहीं अपने सामान को खरीद सकता है, कहीं भी अपने सामान को बेच सकता है। ठीक है, तो हमने अभी 2 टॉपिक पढ़े हुए हैं। कौन कौन? कि हमने पहला ये टॉपिक अभी पढ़ा हुआ कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। ठीक है, और उसके बाद से सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिणतियां हुई, ये हमने पढ़ा। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो में जो चीजें बताई हुई थी, जो चीजें पढ़ाई हुई थी, उसमें हमने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव। अब आपसे आज का प्रश्न है कि सोवियत संघ में सबसे पहले आजाद होने वाला पहला देश कौन था? फिर ध्यान सुन लीजिए कि सोवियत संघ जब टूटा तो उसमें सबसे पहले आजाद होने वाला, स्वतंत्र होने वाला पहला देश कौन था? हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक दोस्तों अपने परिवार के साथ
खुश रहिए, पढ़िए। आई होप आप पढ़ने में मन भी लगा रहे होंगे और बोलबम में थोड़ा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो ये नहीं कि हम बोलबम के नशे में डूब गए हैं पूरी तरह से और पढ़ाई को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। पढ़ाई को पढ़ते रहना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।